Okay, students. So again, we are now going to start with our next lecture. This is interference. तो बच्चों, ये टॉपिक को बड़े ध्यान से आपने सुनना है, बड़े ध्यान से समझना है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें चली जाती हैं इसके अंदर कई बार। इजी से अगर हम करना चाहें तो इजीली भी हम कर सकते हैं कि लिमिटेड सा आप पढ़ लो, दैट इज़ पॉसिबल। बट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में, और अगर ये वाले टॉपिक में से न्यूमेरिकल्स आते हैं तो फिर तो काइंड ऑफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से भी पूरी कोशिश रहेगी आप ये वीडियो बात तो सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो पढ़ा हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। बट वी डिडंट कॉल इट इंटरफेरेंस। 11th के वेव चैप्टर में तो हमारे पास इंटरफेरेंस नाम का टॉपिक था, लेकिन 12th में कहीं भी और इंटरफेरेंस का टॉपिक नहीं आता। लेकिन प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम होता है। जो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने किया था, एसएचएम्स क्रिएट की थी और उसके बाद हमने उनको ऐड किया था, सुपरपोजिशन किया था, सेम चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। द ओनली थिंग इज कंप्लीटली एसएचएम एंड नाउ इट दो चीजों में छोटी सी चीज है, ठीक है ना। 11th स्टैंडर्ड की है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखो, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एक होता है हमारे पास वेव। एसएचएम जो है वो उसकी फॉर्म होती है ये वाली, ओमेगा टी। देयर इज ओनली वन वेरिएबल एंड दैट इज टी, देयर इज नो एक्स वेरिएबल। पोजीशन का कोई वेरिएबल नहीं होता। और वेव की अगर मैं बात करूं तो इसकी फॉर्मेशन आपको याद होगी, ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली फॉर्मेशन वेव की बनती है। तो आप देख सकते हो कि वेव के केस में अगर मैं देखूं, y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। नाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स, नंबर वन टाइम एंड नंबर टू द पोजीशन, कि आप कितनी दूर गए तो आपकी पोजीशन वेरी हो रही है। यहाँ पर तो ये वाला पार्टिकल इतनी ऊंची है, लेकिन ये वाला पार्टिकल ज्यादा ऊंचा है, तो विद पोजीशन आपकी उसकी हाइट चेंज हो रही है। दूसरी चीज, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक ही पार्टिकल को अगर आप देखो तो उसकी पोजीशन में वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो देर आर टू वेरिएबल्स, पोजीशन एज वेल एज टाइम। तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं कि पोजीशन वेरी हो रही है, एंड देर इज अ साइन वेव दैट इज becoming that is being visualized as a factor of position. बट अगर मैं एसएचएम की बात करूं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ओनली वन पार्टिकल, एंड वन पार्टिकल इज डूइंग दिस पोजीशन, दिस up and down, to and fro motion at the same location. So these are the two differences. In SHM, the position does not change for the particle, but in waves, we change the position, we change the particle. And when we change the particle from one to another, the position changes. So this is very important difference between these two. तो अब हम इंटरफेरेंस की तरफ चलते हैं बेटा। तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन बिटवीन एसएचएम एंड वेव्स। ये भी मैं बताऊंगा कि मैंने इनको क्यों किया है। सबसे पहले हम चलेंगे ऑन द डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस। कि व्हाट इज इंटरफेरेंस। See, the definition is when the two waves, when the two लाइट वेव्स, तो हमारे इस केस में लाइट वेव होगी, लाइट वेव्स ऑफ नंबर वन सेम फ्रीक्वेंसी, same frequency traveling in almost same
direction, traveling in almost same direction. अभी कंडीशंस खत्म नहीं हुई, ठीक है ना. टू वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली विद सेम एम्पलीट्यूड, सॉरी wavelength, traveling in almost same direction with zero or constant phase difference. एक एक शब्द की कीमत है यहाँ पे, एक एक शब्द की कीमत आगे बताई जाएगी. कांस्टेंट फेज डिफरेंस सुपरपोज ईच अदर. The intensity of light on a screen in front of sources gets redistributed and is not equal to the sum of the intensities, sum of the intensities of waves. तो हो क्या रहा है मेरे पास यहाँ पर दो सोर्सेज हैं, ठीक है, एंड वी कॉल देम कोहेरेंट सोर्सेज. कंडीशंस क्या हैं? सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन, विद जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है, दे विल सुपरपोज ईच अदर. तो उस वक्त क्या होता है, अब जैसे मैं मान लो मैं कहूँ कि यार मेरी इस दीवार पे ना थोड़ी लाइट कम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा यार एक बल्ब जो है ना आपने एक लगाया हुआ है, इस पे एक और बल्ब लगा दो, यहाँ पर दो बल्ब लगा दो. दो बल्ब लगा देंगे तो क्या होगा, सामने वाली दीवार पे ब्राइटनेस डबल होनी चाहिए. सिंपल बात है, टोटल इंटेंसिटी शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2. बट ऐसा नहीं हो रहा. हो कैसा रहा है कि जब मैंने दोनों बल्ब्स को जगाया तो मेरे पीछे एक पैटर्न नजर आया, एंड दैट पैटर्न वाज नॉट यूनिफॉर्म. उसमें कहीं ना कहीं पे ब्राइट लाइंस आई और कहीं पर डार्क लाइंस आई. आगे करेंगे, मैं आगे आपको उसका पैटर्न भी शो करूंगा, दिखाऊंगा भी कि लाइंस कैसे बनती हैं, किस प्रकार की होती हैं. तो वो जो लाइंस हमारे पास इंटरफेरेंस वो बनने लग गई, वो नहीं बननी चाहिए थी. हमारे पास ऑल्टरनेटिव लाइंस बनी, मतलब ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क. तो बन होनी तो चाहिए थी कि लाइट बननी चाहिए थी ना दीवार पे, लेकिन वहां पर दीवार पर लाइट नहीं बन पाई और वहां पर अलग अलग पैटर्न्स वहां पर बन रहे थे. तो ये पैटर्न्स वहां पर क्यों बने, वो जो इंटेंसिटी की रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों हुई, उसके बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक में, विच इज इंटरफेरेंस. चलो जी, तो इंटेंसिटी तक हमें पहुंचना है. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक कुछ डेफिनेशंस दे देता हूँ. हाँ, कोहेरेंट सोर्स. The sources which emit light of same frequency, एंड ऑब्वियसली वो सेम वेवलेंथ हो गया, एंड सेम वेवलेंथ, ठीक है, विद जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस are called coherent sources. They are called coherent sources.
तो हमने जो अभी ऊपर यहाँ पर बात की कि अभी दो सोर्सेज होनी चाहिए, ऐसी ऐसी वैसी वैसी, उनको हम एक ही शब्द में खत्म कर सकते थे बाय सेइंग दैट टू सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट टू ईच अदर। तो कोहेरेंट का मतलब है कि सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, जीरो एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें है जीरो एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस डेफिनेशन, ठीक है ना। क्योंकि फेज डिफरेंस अगर वेरिएबल है, अगर वेरी कर रहा है, तो भी आप इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये जो आपके पास कंडीशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी और ये सब की तो कंडीशन है ही, लेकिन फेज डिफरेंस उन दोनों में एक या तो जीरो होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम, एवरीथिंग इज ओवर नाउ। चलो जी, मतलब as per the introduction is concerned, otherwise the things have just started. ओके, तो अब इसमें मेरे पास डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं। नहीं, नहीं रख देते हैं। चलो, और अब मुझे बनानी पड़ेगी इनकी सेंट्रल लाइन कहीं ना कहीं। ओके, तो लेट अस से देयर इज दिस वन सोर्स, दिस इज द सोर्स एस। तो जो ये कोहेरेंट वाली कंडीशन है ना, ये फुलफिल नहीं होती कभी किसी चीज से। तो इसको फुलफिल करने के लिए हमने एक नया तरीका बनाया। हमने क्या किया, सोर्स हमने सिर्फ एक ही ली और उसी सोर्स की हमने दो सोर्सेज में हमने उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, लेट अस से एक मेरे पास बन गया यहाँ और एक मेरे पास बन गया यहाँ। ये दो सोर्सेज मैंने क्रिएट कर लिए हैं। नाउ दीज आर टू सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज। सो द लाइट विल गो लाइक दिस, ठीक है ना। तो एक वेव, जैसे मैंने अभी कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेव की तरह ट्रेवल करेगा, और जब यहाँ पर दीवार उसको मिलेगी तो ये वाला पॉइंट खुद अपने आप में एक नया सोर्स बन जाएगा। सो दिस बिकेम S1 एंड दिस बिकेम S2। दो सोर्सेज मेरे पास यहाँ पे बन गई। और उसके बाद सिंपल थिंग इज कि नाउ दीज टू सोर्सेज आर दे आर मीटिंग एट सम सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन। और इस स्क्रीन पर जाकर जब ये दो रेज, बेसिकली रेज निकली तो सारी जगह पे, ठीक है ना। ये सोर्स है, तो सोर्स इट हैज मूव्ड लाइक एवरीवेयर। ये इस तरह से मूव हुआ, ठीक है, हर जगह पर मूव हुआ। लेकिन मैं हर जगह पर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ वही कंसिडर कर रहा हूँ जहां से हमें सॉल्व करना आसान हो जाए। हमने दो रेज उठा ली कोई भी, और इनको हमने इस पॉइंट पे, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज पी। हमने इस पी पॉइंट पे उनको सुपरपोज करवा दिया दोनों वेव्स को। सो दीज टू वेव्स आर फ्रॉम द सेम सोर्स, सो वी कैन से दैट दीज टू लाइट्स आर कोहेरेंट। अब रह गई मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन के, दे शुड बी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ये वाली तो सेम डायरेक्शन तो नहीं है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो हमने सेम डायरेक्शन के लिए यहाँ पर क्या किया, सेम डायरेक्शन के लिए आप यहां पर लिख लो द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 is nearly about 2 mm. Okay, and the thickness of this slit, the thickness of S1 and S2, that should be 1 mm. So you can say these are very fine lines. और 2 मिलीमीटर का गैप है, सिर्फ 2 मिलीमीटर का गैप है, और दोनों 1 1 मिलीमीटर की हैं। 4 मिलीमीटर में सारा सारा कुछ खत्म हो गया ये, ठीक है। एंड okay, this distance is given as 10 centimeter. This is 10 centimeter, and
Now comes the shocker. This distance between these two is approximately equal to 2 meter. So if you consider in millimeter, it becomes 2000 millimeter. So you can see that this gap is 2 millimeter, this gap between two set, और ये वाला जो गैप है ये 2000 मिलीमीटर। कहाँ पर 2 मिलीमीटर और कहाँ 2000 मिलीमीटर। सो देर इज अ कंप्लीट डिस्टेंस, बहुत बड़ा गैप है दोनों में। तो जो लाइंस आ रही हैं दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल एंड दे आर ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग इन द सेम लाइन। तो ये बिल्कुल हमारी पैरा एक्सियल वाली जो कंडीशन थी, बिल्कुल वैसी कंडीशन यहाँ पर मिल रही है। तो ये हो गया मेरे पास थिकनेस ऑफ S1 एंड S2 इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर दिस, एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इज 2 मीटर। तो ये आपके पास बहुत बड़ा बन गया, ठीक है ना। तो अब आपको ये अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा कि भाई ये है क्या। नाउ लेट अस मूव अहेड। अब यहां पर मैं मैथ्स स्टार्ट करूंगा बेटा। सो अब देखो, जो मेरे पास पहली वेव बन गई, लेट मी से दैट दिस इज y1 एंड y1 विल बी गिवन बाय एम्पलीट्यूड a1 इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वेव है, मैं वेव कंसीडर कर रहा हूं तो ओमेगा टी माइनस के एक्स करूंगा। इन मैनी बुक्स इट इज ओमेगा टी ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में एक्चुअली में वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पोजीशन। तो आप एक्स को वेरिएबल हटा भी सकते हो, आप कह सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, तो भी आपका काम चल जाएगा, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली, इसलिए मैंने आपको ऐसे लिख के दिया है। तो ये आ गया एक्स, ओमेगा टी एक्स। तो मतलब यहां से जब ये वेव निकली तो भैया कितने टाइम के बाद और कितने डिस्टेंस के बाद आप क्या चीज पूछ रहे हो, उसके लिए इसमें बताया। नाउ व्हाट इज y2? a2 द एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि x प्लस डेल्टा x। नो व्हाट इज दिस एंड व्हाई इज दिस? तो अब आप देखो कि t टाइम ही मिला इसको यहां से यहां तक लाइट को जाने में, और ये भी यहां से यहां चली गई, लेकिन आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो ये वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, आई एम नेमिंग इट x, और यहां पर जो डिस्टेंस है, तो आई एम नाउ गोइंग टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। आप परपेंडिकुलर कह सकते हो बिकॉज दिस टू आर वेरी वेरी नियर, दिस टू रेज, और इनमें डिस्टेंस बहुत कम है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये दोनों, ये एक्चुअली में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बन गया। तो ये x हो गया, ये भी x हो गया, और ये छोटा सा जो डिस्टेंस आ गया ये आपके पास डेल्टा x आ गया। तो मैं इसको ये इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया। t मेरे पास सेम था, सेम ही टाइम पीरियड मेरे पास यहाँ पर गया है, और पोजीशंस मेरी इस तरह से वेरी हो रही है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं इसके आगे। अब सुपरपोजिशन जब मैं करूंगा, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, y1 प्लस y2। दिस विल बी दी सुपरपोजिशन। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है और एक नई इक्वेशन क्रिएट करनी है, दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन अब यहां पर एक चीज मेरे पास आ गई, डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स का क्या किया जाए? तो ये मेरे पास बन रहा है ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस दिस। मैंने इसको बना लिया ऐसे, माइनस के इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूं कि भाई ये सर्टेन कोई फाई फेज डिफरेंस जैसा ही जो मैं ट्रीट कर सकता हूं। तो मैं इसको ट्रीट कर दूंगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां पर मैंने लिख दिया डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज दी फेज डिफरेंस। जो यहाँ पर मेरे पास जो वेव्स पहुंच रही है ना, इस बात को समझो बेटा, जो यहाँ पर मेरे पास वेव्स पहुंच रही हैं, एक वेव पहुंची तो दूसरी वेव जब पहुंची
तो मान लो ये तो इस पोजीशन पे थी, हो सकता है दूसरी वाली इस पोजीशन पे हो, तो दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, कि उनमें एंगल की वेरिएशन आ रही है, थीटा की वेरिएशन आ रही है। तो वो जो है मैंने यहाँ पे डेल्टा फाई लिया। अब इसको मैं, ये डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स इनका रिलेशन क्या है, इसको भी यहाँ पर डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, और के जो है मेरे पास इट इज 2 पाई बाय लैम्डा। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर ये 2 पाई बाय लैम्डा कहाँ से आ गया, तो बेटा जब ये वाली हम वेव इक्वेशन लिखते हैं ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो उस वक्त हम बताया जाता है कि के इज बेसिकली द प्रोपेगेशन कांस्टेंट एंड के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। ये आपके पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट के नाम पर होता है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से आता है, और ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाय कैपिटल टी, टोटल टाइम पीरियड, एंड वेवलेंथ लैम्डा टोटल वेवलेंथ। तो उस पर डिवाइड करते हो तो आपके पास के बनता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स। तो जब भी हमें चाहिए होगा मैं ये वाली इक्वेशन को इन्वोक करूंगा और यूज करूंगा। तो इसके बारे में आपने ध्यान में रखना है कि ये है क्या, डेल्टा फाई इज इक्वल 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स है। तो जितना यहाँ पर गैप क्रिएट होता रहेगा, उतना ही यहाँ पर जब हमारी दोनों वेव्स पहुंचेंगी तो उनमें कुछ एंगल की वेरिएशन हो सकती है। जरूरी नहीं, देखो अब मैं हाथ चला रहा हूँ ना, ये बिल्कुल इनमें फेस डिफरेंस कितना है, 0। लेकिन अगर मैं इस तरह से चला दूं हाथ, तो ये हो गया 90 डिग्री है फेस डिफरेंस। तो ये जो फेस डिफरेंस आपके पास क्रिएट हो रहा है, ये क्यों क्रिएट हो रहा है, दैट इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एक्स, डेल्टा एक्स। तो हमने डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई का रिलेशन हमने क्रिएट कर लिया। तो ये मेरे पास बन गया this। ओके, चलो जी। तो मैं अब यहाँ पर डेल्टा फाई की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा। प्रेजेंटली मैं इसी चीज को वापस लेकर चलता हूँ। अब ओमेगा टी माइनस के एक्स को हम एक टर्म मानेंगे और इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको मैं ब्रेक करूंगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ दिस इंटू साइन ऑफ डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की जगह पे फाई भी लिखा जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया ये। तो अब इसमें से साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये रहा, इनको कर लेते हैं हम कॉमन। यहाँ पर ए टू भी आएगा। ओके, तो इसको मैंने लिया कॉमन, और मेरी ब्रैकेट में बच गया a1 प्लस a2 कॉस फाई। अब मैं डेल्टा फाई नहीं लिख रहा हूँ, फाई लिख रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। और इस टर्म को मैंने ऐसे की ऐसे ही लिख लिया, साइन ऑफ फाई। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेरिएशन कर देता हूँ, साइन फाई आगे लिख लेते हैं, दूसरी टर्म बाद में। तो अब ये आ गया कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, और इधर आ गया साइन। तो मैं यहाँ पर अब सब्सटीट्यूशन यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करते हैं हम। वेट अ मिनट, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूशन की, let us assume a1 प्लस a2 cos फाई। और इसको मैं अब क्या लिखने वाला हूँ, देखो ये साइन ओमेगा टी तो है ही, ठीक है, तो यहाँ पर cos होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको हम मान लेंगे
ए इंटू कॉस थीटा, थीटा कोई नया वेरिएबल मैंने मान लिया, ए भी कोई नया वेरिएबल है, तो ए कॉस थीटा। एंड दूसरी जगह पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है, वहां पर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं, ए टू साइन फाइव इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो इसको मैंने ए साइन थीटा लिख दिया। तो अब मैं अगर मैं ये वाली पूरी की पूरी टर्म को वापस लिखूं तो वो कैसी दिखेगी, पहले तो आप ये देखो, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ए कॉस थीटा, तो ए को मैंने आगे लिख लिया और कॉस थीटा को माइनस, अब ए टू साइन फाइव की जगह पे ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा और कॉस की जगह पे मैंने लिखा ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बेटा यहां पर अब आप देख सकते हो, मैं ए को कॉमन ले लेता हूं, तो इसको मैं फिर से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला टर्म फिर से मेरे पास बन गया, और ए को मैंने लिया कॉमन, तो ये मेरे पास बन गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा। इज दैट ओके? ठीक है ना, तो ये माइनस थीटा आ गया, तो थीटा मेरे पास एक नया फेज वेरिएबल बन गया। जैसे मैंने यहाँ पर फाई को इंट्रोड्यूस किया था और मैंने बोला कि भाई इनमें मेरे पास यहाँ पर डेल्टा फाई एंगल का फेज वेरिएशन है, उसी प्रकार मेरे पास यहाँ पर एक नई वेरिएशन बन गई जिसमें मेरे पास थीटा आया। अब इस इक्वेशन में ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन है, ये this is the final equation of the resulting wave this is the final equation of the resulting wave with two variables a and theta। तो a और थीटा की वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा, यहां से, तो अब यहां से मैं वैल्यू निकालता हूं, सो आई विल कॉल दिस एज 1, दिस एज 2, सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, दोनों को पहले आप डिवाइड कर दो, तो tan थीटा will come out to be equal to, tan theta will be equal to a2 sin phi a1 plus a2 cos phi। तो ये आपके पास tan थीटा का फॉर्मूला बना, और अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट मच डिटेल, डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos theta। So these are the two formulas। Okay, from here I will find theta, and from this place I will find my resulting amplitude। तो मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन बनी, नो डाउट ये फाइनल इक्वेशन है, नो डाउट ये इक्वेशन मेरी फाइनल इक्वेशन है, लेकिन इसमें मेरे पास दो बहुत बड़े वेरिएबल हैं, थीटा और ए, उन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, और मेरे पास मैं अब इसमें सब्स्टिट्यूट करके अपनी नई पूरी इक्वेशन बना सकता हूँ और मैं अपना पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, अब अभी भी यहाँ पर पिक्चर खत्म नहीं होती बेटा, अब इसके आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पर, मैं तो भाई इंटेंसिटी ढूंढना चाहता था, आपने तो मुझे एम्पलीट्यूड ढूंढ दिया, मुझे इंटेंसिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पर इंटेंसिटी को अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। We know intent is given by a general formula, and that formula is half rho v omega square into a square। अब ये फॉर्मूला हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था, तो इसलिए हम चलो डिटेल में नहीं जाएंगे, सो वी कैन जस्ट
write this as the conclusion that intensity is given by k into a square। तो k होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसे, रो, ठीक है ना, डेंसिटी होती है मीडियम की, v वेलोसिटी होती है, ठीक है, ओमेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। तो दीज थिंग्स दे हैव बिकम कांस्टेंट। तो ये आपके पास कांस्टेंट हो गया, मैंने इसको यहाँ पर कांस्टेंट लिख दिया। वैसे तो ये वाला फार्मूला, इसके अलावा ना बड़े सारे फार्मूले होते हैं, 11th में देखेंगे हम। 11th में जो हमने किया उसको आप एक बार देख लेना। तो ये वाला फार्मूला, ऐसे और बहुत सारे फार्मूले हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई कम्स आउट टू बी इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर मेरे पास फार्मूला बन गया। तो मैं इसको यहाँ पर के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सारी जगह पर, ठीक है। तो मेरे पास जो ये वाला इक्वेशन है, इक्वेशन 3, सो के ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। के मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो मेरे पास अब ये क्या बन गया, ये बन गई इंटेंसिटी। तो दिस इज इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी 1 इंटेंसिटी 2 प्लस ट्वाइस ऑफ। अब यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है भाई कि यहाँ पर क्या होगा। तो ए अकेला है ना, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो रूट ऑफ आई इज इक्वल टू रूट ऑफ के इंटू ए। तो ए वन को रूट ले दो और एक रूट के यहाँ दे दो। तो ये मेरे पास बन जाती है I1 I2 का स्क्वायर रूट, ओके, इनटू cos theta. Now this is the final result, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो ये आ गई आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी। तो पी कोई भी रैंडमली चोजन पॉइंट था, वहां पर आपके पास इंटेंसिटी कितनी आई, तो वहां के लिए आपके पास फॉर्मूला बन गया, ये इंटेंसिटी आई। तो ये आप देख सकते हो कि भी इंटेंसिटी यहाँ पर I1 प्लस I2 नहीं है, उसके साथ में एक नया टर्म आ रहा है। दिस टर्म इज नोन एज इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस टर्म का मतलब है कि ये वाली जो टर्म आई, ये आपके इंटरफेरेंस के कारण आ रही है। अगर इंटरफेरेंस ना हुआ होता तो सिंपल बात है, आपके पास इंटेंसिटी I1 प्लस I2 आनी थी, अगर ये वाला टर्म आपके पास जीरो होता। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि मैंने दो बल्ब यहाँ पे लगाए, तो मेरी पीछे वाली दीवार पे इंटेंसिटी I1 प्लस I2 नहीं हो रही, वो ज्यादा और कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं पे ब्राइट लाइट्स दिख रही हैं, तो कहीं पे डार्क फ्रिंजेस दिख रही हैं। वो जो फ्रिंजेस दिख रही हैं वो क्यों दिख रही हैं, तो अब वो हमें पता चल गया कि वो जो फ्रिंजेस दिख रही हैं वो इस टर्म के कारण दिख रही है। अब कॉस थीटा एक वेरिएबल है, तो कॉस थीटा की वेरिएशन होगी, जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पर ये थीटा की जो वेरिएशन आएगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास गेम गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से मैं थीटा फाइंड कर लूंगा अपना, तो मेरे पास यहाँ पर एक नया वो आ गया, एंड दिस विल बी 5। बेटे मिनट बेटा, मैं यहाँ पर छोटी सी गलती कर गया हूँ, ये थीटा नहीं है, ये 5 है। क्यों? क्योंकि मैंने इनको जब मैं स्क्वेयरिंग करके ऐड करूंगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेकिन ये वाले जो 5 जो है वो बचेगा। तो यहाँ पर 5 आना था, तो दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ 5, दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ 5। तो यहाँ पर मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ अपने आप को, cos 5। तो फाई आपका एक वेरिएबल आ गया। तो मुझे थीटा और ए और इनमें तो मुझे जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं डायरेक्ट इंटेंसिटी की बात करूंगा। तो फाई मेरे पास आ गया, और फाई का रिलेशन मैं यहाँ से जानता हूँ कि मेरे एक्स के साथ में क्या है। तो फाई से मैं एक्स भी फाइंड कर सकता हूँ, दोनों चीजें फाइंड कर लेंगे। चलो, तो आज के लिए हमारा बस थोड़ा सा टॉपिक अभी बाकी बचा है, अदरवाइज वी विल फिनिश इट वेरी सुन। ओके, तो स्पेशल केसेस। नाउ व्हाट आर द स्पेशल केसेस? मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर होगी तो मेरे पास ये वाला टर्म बन जाएगा,
और ये वाला टर्म मेरे पास मैक्सिमम आना चाहिए। तो cos फाई की अगर वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये मैक्सिमम होगा। तो cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? when cos phi is equal to 1, and cos phi will be equal to 1 if theta will be 0, 2 pi, 4 pi, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास चला गया, इवन नंबर में चले गए। तो यहां पर मेरे पास जो फाई का फॉर्मूला बनेगा वो मेरे पास बन जाएगा प्लस माइनस 2n pi, where n is from the family of integers, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ पर फाई की वैल्यू बन गई, तो ये आ गया 2n pi। तो क्या मैं यहाँ से डेल्टा x भी फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल। डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला मैं उठा रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू डेल्टा फाई। तो फाई लिख लो या डेल्टा फाई लिख लो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं सेम ही रखूंगा। तो ये 2n पाई मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो ये मेरे पास आ गया प्लस माइनस n लैम्डा। तो n इंटीजर है, तो लैम्डा जो वेवलेंथ है उसका अगर आप इंटीग्रल मल्टीपल आएगा तो ऑब्वियसली वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए ये वाली वेव यहाँ तक पहुंची और ये वाली वेव अभी यहीं तक पहुंची, लेकिन उसके बाद जब वहां पे पहुंची तो पूरी वेवलेंथ कंप्लीट हो चुकी थी। सो बोथ आर इन द सिंक अगेन, दैट इज व्हाई दिस इज कंस्ट्रक्टिव। दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई बेटा, ठीक है, कि फाई शुड बी, नाउ आई एम राइटिंग डेल्टा फाई शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 2n पाई and delta x should be equal to plus minus n lambda, where n is an integer। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड इसका मतलब जो डेल्टा एक्स है उसमें पूरी की पूरी वेवलेंथ कवर हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद मेरे पास आ जाता है मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी, और यहां पर हमने लिखा cos फाई इज इक्वल टू -1। तो मिनिमम के लिए -1 होना चाहिए, चलो भी देखते हैं। तो -1 कब होता है फाई का? -1 कॉस में कब होता है? सबसे पहले तो पाई पे, ठीक है, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई। तो ऑड मल्टीपल्स अगर मैं देखूं तो वहां पर मेरे पास चला जाती है वैल्यू -5। तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं, वेट अ मिनट बेटा, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 2n minus 1 into pi, where n is given by integer। तो n हमारा 1 से शुरू होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 0 से नहीं शुरू हो रहा, 1 से शुरू हो रहा है। यस, तो आई कैन राइट इट एज +1 ऑल्सो। बेटा इस बात को आपने ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ से माइनस को प्लस कर दिया। दोनों वैल्यूज ठीक है, किसी बुक्स में माइनस है, किसी में 1 प्लस है, मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर ये करता है कि आपका n शुरू कहाँ से होता है। तो मेरा इस वाले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n जो है वो 0 से शुरू हो रहा था, n जो है 0 1 2 ऐसे शुरू हो रहा था, तो 0 इंक्लूडेड था। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर भी 0 को इंक्लूड करना चाहूंगा, ठीक है। शुड वी और शुड वी नॉट, वेट अ मिनट, नहीं रहने देते हैं, बिकॉज फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो आएगी ना, फर्स्ट डार्क फ्रिंज
उसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया कि n इज द एलिमेंट ऑफ 1 2 3 एंड अदर्स। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है बेटा, बहुत बड़ा फैक्टर है ये, आगे डिफ्रैक्शन में काम आएगा। जब मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं तो n इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए भी मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा और फर्स्ट डार्क के लिए भी n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा। जीरो वाले को हम फर्स्ट ब्राइट नहीं कहते, ठीक है। दैट इज वाई मैंने यहाँ पर काउंटर 1 पर ही रखने की कोशिश की है। जीरो यहाँ पर इंक्लूड हुआ है बट वी विल नॉट कॉल इट फर्स्ट मैक्सिमा, इट विल बी नोन एज सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, सो दैट विल बी सेंट्रल मैक्सिमा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट मैक्सिमा n हैज टू बी इक्वल टू 1, ठीक है। और जो ये वाला केस है इसमें तो हमारे पास ऑब्वियसली सेंटर पे कोई डार्क फ्रिंज होती नहीं है, तो जिसके कारण आपकी जो फर्स्ट बनेगी उसमें n इज इक्वल टू 1 ही पुट करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया आपके पास 5। सिमिलरली अब मैं डेल्टा x निकाल लेता हूं। इंटू पाई, और यहाँ पर मेरे पास ये पाई से पाई कैंसल, प्लस माइनस वेट अ मिनट, इसको हम लिख देते हैं, यस बिल्कुल सिंपल टर्म्स में लिख दो, कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 2n-1 इंटू लेमडा बाय 2, तो लेमडा बाय 2 का मल्टीपल बन गया ना, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल बन गया लेमडा बाय 2 का। तो अगर आप लेमडा बाय 2 का ऑड मल्टीपल चला जाता है तो इसमें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा लेमडा बाय 2, 2 पुट करेंगे तो 3 लेमडा बाय 2, ठीक है। और 3 पुट करेंगे 5 लेमडा बाय 2, इट विल कम लाइक दिस। ओके, तो ये अगर आपके पास वैल्यूज हैं तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेल्टा फाई इज इक्वल टू लेमडा बाय 2। तो इन बातों को नहीं भूलना आपने, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस, और ये हो गई कंडीशंस आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है। तो इसके बाद तो थोड़ा सा ये रह जाता है, एक पॉइंट इसमें मैं अभी और ऐड कर देता हूं एंड देन वी आर गोइंग टू क्लोज इट नाउ। पॉइंट नंबर 2, सॉरी 3। तो इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, तो मैं फाई की कॉस फाई को 1 ले लूंगा, तो मेरे पास इंटेंसिटी कितनी आएगी ये देखो, ठीक है ना। तो कॉस्ट फाई को मैंने 1 पुट कर दिया, ये आया। सो आई कैन से दैट आई मैक्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई एंड स्क्वायर रूट ऑफ आई टू होल स्क्वायर।
Okay, and in destructive interference, I am getting I is equal to I1 plus I2 minus twice of I1 I2 square. Okay, and so I minimum will be equal to square root of I1 minus square root of I2 होल स्क्वायर. तो मैं यहाँ पर अब इनकी रेशियो ले लेता हूँ. दिस I have called 1, this I have called 2, and so fine. Plus, this is the last thing. तो बेटा आज का लेक्चर हमारा ये खत्म हो गया. तो अब हमारी इंटरफेरेंस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना. लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई, थ्योरी कंप्लीट हो गई है, स्टार्टिंग वाली थ्योरी कंप्लीट हो गई है. नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट इंटरफेरेंस. बट अब इसके अंदर हमें और एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं कि जैसे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, स्लिट ऐसी है ऐसी है ऐसी है तो क्या होगा, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, ग्लास डाल दिया, ये वो. तो वो सारी की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड हैं, ठीक है. अभी हमारा फ्रिंज विड्थ पड़ा है, तो इसका एक सेकंड जो मेजर पार्ट है वो भी पड़ा है. दिस इज फर्स्ट मेजर पार्ट ऑफ इंटरफेरेंस. सेकंड मेजर पार्ट ऑफ इंटरफेरेंस इज स्टिल लेफ्ट. जैसे कि फ्रिंज विड्थ, ठीक है, उनका डिस्टेंस फ्रिंज का, वाई द फ्रिंज विड्थ इज इक्वल, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हमारी कल की क्लास में लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे. These lectures are, I know, really quite long, and they are difficult also, but you have to bear with me. This is, according to me, one of the most difficult topic in 12th. So we have to stay strong. Okay then, all the best. Bye.